कैसे हैं आप सब लोग। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में हम दूसरा टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं 2021 के नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें आपने सेकंड टेस्ट में अपीयर हुए आप लोग 23 मई 2021 को। इसमें हमने आपसे क्लास 12th का सिलेबस पूछा था और इसमें हमने आपसे पूछा यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। और मैंने आपको पहले ये कहा था कि थोड़ा सा हम टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अच्छा करेंगे इसमें। मतलब अच्छे लेवल का मतलब ये है कि प्रीडोमिनेंटली एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर होगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट ना होके कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिमांडिंग करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम प्रैक्टिस में वो सारी की सारी चीज़ें सीख जाएं जो हम फेस कर सकते हैं एग्जामिनेशन के दिन पर। बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि इस तरह का पेपर आता है, उस तरह का पेपर आता है। आप और हम दोनों जानते हैं कि पेपर बिल्कुल किससे आना है, एनसीईआरटी से आना है। मोस्ट लाइकली ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से आने, आई ऑल्सो एग्री। लेकिन ये एक कैरियर डिफाइनिंग एग्ज़ाम है, इसकी मुझे तैयारी हर तरफ से करनी पड़ेगी, मुझे हर तरफ से इसकी चौकसी करनी पड़ेगी, अपनी बाउंड्री पूरी सिक्योर करनी पड़ेगी। तभी मैं इस एग्ज़ाम में जब जाऊं तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि एग्ज़ाम मेरी उम्मीद से ज़्यादा हल्का आया और बहुत कॉन्फिडेंस से मेरे को उस पेपर को करके बड़ा अच्छा स्कोर करना चाहिए। देखिए, टेस्टिंग में जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो टेस्ट किसे कहते हैं? टेस्ट का मतलब ये है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ टेस्ट हो रही हैं, आपके साथ में उसमें ये आपको और पता चल रहा है कि कहां पर कमी है। अगर आप मेरे से पूछे एज एन इंडिविजुअल, मैं इस तरह का टेस्ट नहीं देना चाहूँगा, प्रैक्टिस टेस्ट। देखिए, मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ नीट एंट्रेंस एग्जाम की, मैं अपने घर में जो प्रैक्टिस टेस्ट कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस टेस्ट शायद नहीं देना चाहूँगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे आते हो, क्योंकि मैंने गेन क्या किया उसमें से। अगर मान लीजिए एग्जामिनर मेरी पूरी तैयारी के बाद में मुझे 8-10 क्वेश्चंस ऐसे बता सके कि यहाँ पर अभी भी मेरे को कुछ समझने की ज़रूरत है, तो मैं इस टेस्ट को बहुत अच्छा मानूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पेपर पसंद आया होगा। और इसमें बहुत ही कमाल की बात हुई, बहुत ही कमाल की बात ये हुई, मैं तो घबरा रहा था कि ये पेपर कहीं बहुत मुश्किल ना हो जाए, लेकिन अगर आप देखें ये कितनी बड़ी टेबल है। पिछली बार जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी वो छोटी टेबल थी, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया है। और याद रखिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं इस वाले पेपर में तो आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह से आती है। कुछ बच्चों ने 360 स्कोर किया है, कुछ ने 355 स्कोर किया है, 350 स्कोर किया है, 340, 345 एवरी। दैट मीन्स दिस इज द नंबर। ये तब तक का नंबर है जब हमने ये डाटा इकट्ठा किया था। करीब 3900 से ज्यादा बच्चे अपीयर हो चुके थे। तो मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक टारगेट है कि 4000 के करीब बच्चे इकट्ठे हों। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। नाउ वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू प्रिडिक्ट कि आप जो यहां पर कर रहे हैं उससे कुछ बेहतर नंबर आपके किस में आएंगे, नीट एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इस पेपर का लेवल सर्टेनली थोड़ा सा क्या था, हायर था। आई होप अब हमें बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव समझ में आ गया इस पेपर का। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने सारे ऑडियो सॉल्यूशंस आपको दिए थे, आपने ऑडियो सॉल्यूशंस सुने होंगे। कई क्वेश्चंस में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि काश पहली चॉइस को ही जल्दी से आंसर ना लगाया होता, चौथी चॉइस तक देख ली होती, या पेपर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया होता। आफ्टर ऑल अब आप रियलाइज कर रहे होंगे कि शायद उतना मुश्किल भी नहीं था। इट रिक्वायर्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच, अ काम कैलकुलेटेड अप्रोच, एंड द पेपर वाज एक्चुअली फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑब्वियसली 3-4 क्वेश्चन जरूर ऐसे थे जिनमें से 1-2 को तो मैं ये कह सकता हूं जो एनसीईआरटी के बाहर थे। मैंने कुछ कंटेम्पररी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए थे। 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कई सारे जो कंसेप्ट्स हैं अलग अलग चैप्टर्स के उनको सिंथेसाइज करने। इसके अलावा अगर आप देखें तो 80+ क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। और याद रखिएगा, इफ यू डू द सिंपल थिंग्स वेल यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड। रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन अगर रेयर आ गए तो उससे कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो 80 क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे थे उनको आप बिना एरर के समझ के
कितना ठीक कर पा रहे हैं, शायद ये सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है सक्सेस का। सो इस वीडियो में मैं ये कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी से आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि मैंने ऑडियो सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन एक मैं चाह रहा था कि इन क्वेश्चंस को फिर डिस्कस करें, आपको पता चले कि हम किस तरह से पेपर को एनालाइज करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, मॉडर्न कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर केपेबल ऑफ, तो यहां पर जो ये परसेंटेज लिखी हुई है, ये मैं आपको बता दूं, ये परसेंटेज वो है जिन बच्चों ने, कितने परसेंट बच्चों ने, 3900 से ऊपर जो अटेम्प्ट हुआ उनमें से कितने परसेंट बच्चों ने कौन से ऑप्शन को चूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 30% बच्चों ने ओनली वन आंसर दिया, विच इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर आपने ऑडियो सॉल्यूशन सुना है तो आपको बड़ी हंसी आ रही होगी। यू डू नॉट ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स टू नाइट्रोजन, यू एक्चुअली रिड्यूस। सो आप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं करते। दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो अब थोड़ी सी मुस्कान भी आपके चेहरे पे आ रही होगी कि सर ये तो आपने हमें लैंग्वेज में फंसा दिया। यस, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान बहुत ज्यादा इस टेस्ट सीरीज के बाद में आपके पेपर पे केंद्रित रहे और आपको पेपर पढ़ना आ जाए, आपको समझना आ जाए। आता तो आपको सब कुछ है, आप बड़े आसानी से अगर क्वेश्चन समझ लेंगे तो आंसर तो आप दे ही देंगे। यहां पर यही वो मकसद है, यही वो प्रैक्टिस है जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा था। सो मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इधर आइए, रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखिए, ये क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट आपको यहां पर जोड़ना था। जब आप कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल आराम से डीएनए पिकअप नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक है और एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ये शब्द आपको याद आ रहे होंगे आपकी एनसीईआरटी से। इसीलिए आपने यहां पर यह पढ़ा कि नेचुरल कॉम्पिटेंस इज नॉट सीन इन बैक्टीरियल सेल, और आपको लगा कि यस दिस मे बी करेक्ट। नेचुरल कॉम्पिटेंस नहीं, हमें हर बार कॉम्पिटेंस को इंड्यूस करना पड़ता है। लेकिन शायद आप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भूल गए। सो ग्रिफिथ ने कॉम्पिटेंस इंड्यूस नहीं की थी, याद कीजिए। उसने लाइव आर और हीट किल्ड एस जो है जब साथ में इनोक्यूलेट किया माइस में, तो कोई चीज ऐसी थी जिसे बाद में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया, जो हीट किल्ड एस से निकल करके कहा गया लाइव आर में, और उसने लाइव आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइव एस में। तो कुछ बैक्टीरिया में नेचुरल कॉम्पिटेंस भी देखने को मिलती है। ज्यादातर केसेस में ऑब्वियसली आपको कॉम्पिटेंस को इंड्यूस करना पड़ता है डाइवेलेंट कटायन की मदद से। सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ गए, इतने मुश्किल नहीं थे। और देखते हैं, देखिए इधर देखिए, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएशन इज लीस्ट लाइकली। सो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सो मैं हर बार आपसे ये कहूंगा कि 2 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सो हो सके तो चॉइस पर हाथ रख लीजिए, 2 बार क्वेश्चन पढ़ के पहले समझ लीजिए। लीस्ट लाइकली टू बी सक्सेसफुल व्हेन यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक। अब देखिए, इसमें बड़े ध्यान से देखिए। अब 33% ने कहा टोबैको। अब मुझे एक बात बताइए, जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, उसमें आपने टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया एक नीमेटोड के लिए, और वो नीमेटोड है मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता तो आप ये, और मैं आपसे ये पूछता कि मुझे ये बताइए कि ये ट्रांसजेनिक टोबैको बनाने के लिए डीएनए को पहुंचाने के लिए वेक्टर क्या इस्तेमाल किया गया, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन याद आ जाती, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। सो ये जब एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स की बात आ गई तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस अगर आप अपनी एनसीईआरटी में पहले देखें तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि डाइकॉट्स को इफेक्ट करता है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट ट्रांसजेनिक मोनोकॉट्स। और बस फिर सिंपल, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपने इसमें से इन 2 चीजों को याद रख के एक मोनोकॉट ढूंढ के निकालना था, वो है शुगर केन। हालांकि अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है, वी आर ट्राइंग कि किसी तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस कुछ मोनोकॉट्स को भी ट्रांसफॉर्म करने में मदद हमें कर सके, ट्रांसजेनिक बनाने में। लेकिन दिस क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व लाइक दिस। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी कंटेन्स। सो ये मैं आपकी एनसीईआरटी यहां पर लेकर के आ रहा हूं, और मैं एक एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8, इसमें मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं यहां पर। सो मैं यहां पर एक लाइन पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। यहां पर लिखा है आपकी एनसीईआरटी पेज 152। सो यहां लिखा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट।
डायरेक्ट क्वेश्चन। और हेपेटाइटिस बी को उन्होंने यीस्ट से बनाया। और देखिए ये जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन है ये एक सरफेस एंटीजन है। सो हेपेटाइटिस बी वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, इसके सरफेस पे एक एंटीजन होता है, इस एंटीजन को हम कहते हैं HBsAg। सो दिस एंटीजन इज कॉल्ड एज HB हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन, और इसको कई बारी ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। ये है जिसको आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मास स्केल पे प्रोड्यूस करके वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है, 016 इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगती है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पढ़ाते हुए कि अगर आप इम्यूनाइज नहीं है तो अपने आप को हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट इम्यूनाइज कीजिए। मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले जरूर आपका ये इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करके हो सकता है आपको दोबारा इम्यूनाइज किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये दिख गया होगा। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज दैट ओनली 34% of the people were able to give the correct answer, but it was a straight line of NCERT.